बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नवीद साबरी हियर। स्टूडेंट्स, आज हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, ये एक टॉपिक है जो कि हमारे करंट अफेयर्स में भी रिलेटेड है, CSS में, PMS में, PCS में, और ऐसे राइटिंग के लिए तो फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जाहिर है। क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एसेज वगैरह आ चुके हैं और आगे आने के आगे एक्सपेक्टेशंस भी हैं। ये जो टॉपिक है ये बेसिकली पाकिस्तान का जो CPEC का प्रोजेक्ट है, ये उससे रिलेटेड टॉपिक है और इसका एक बैकग्राउंड का टॉपिक है। इससे पहले हम लेक्चर ले चुके हैं चाइनाज गोइंग ग्लोबल पॉलिसी पे, और अब ये है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI जिसे बोलते हैं। ये बेसिकली पहले प्रोजेक्ट चाइना ने वन बेल्ट वन रोड के नाम से इसको इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन फिर बाद में इसका नाम चेंज करके BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, कर दिया। और इसको क्यों किया ये भी आगे हम बात करते हैं। फिलहाल सबसे बेसिक चीज़ ये है कि ये एक नेटवर्क है जो यहाँ पे बताया गया है कि रेल का नेटवर्क कौन सा है, ऑयल पाइपलाइंस कौन सी हैं, गैस पाइपलाइन, फिर उसके बाद पोर्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, फिर उसके बाद जो रोड्स हैं वो नेटवर्क कौन से हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो आप ज़रा यहाँ पे देखें कि ये चाइना है, ये ये एरिया, ये चाइना का एरिया है, ठीक है, और ये वाला भी। और फिर किस तरह से ये चाइना से ये रोड जा रहा है, उधर से ये रोड जा रहा है। ये बेसिकली रेल के नेटवर्क्स हैं, ठीक है, जो कि आगे जो कुछ मौजूद हैं और कुछ आगे प्लान्ड हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये लिखा हुआ है, सारी ना इंफॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे, आप इसको खुद से डिटेल में देख सकते हैं। फिर ये पाकिस्तान के अंदर ये जो हल्का सा ग्रीन सा प्रोजेक्ट, ये लाइन नज़र आ रही है, ठीक है, ये ग्वादर तक आ रही है। ये जो लाइन है ये कराची है, ये ग्वादर है, दोनों को कनेक्ट करना है इसमें, लेकिन ग्वादर पे मेन फोकस इसलिए है क्योंकि वो गहरे पानी की बंदरगाह है। तो ये जो सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है और ये मैरीटाइम सिल्क रोड है, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है, और ये तो ये जो पाकिस्तान का CPEC का प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ये देखें, ये जो पिंक सा एक निशान सा नज़र आ रहा है, तो वो ये वाला प्रोजेक्ट है, ये जो ये पाकिस्तान के अंदर से गुजर रहा है और चाइना के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो इस तरह करके ये बेसिकली प्रोजेक्ट है। तो वन बेल्ट वन रोड का कॉन्सेप्ट ये है। बेल्ट इसलिए कि ये देखें, ये जो है ना, ये वाला एरिया सारा जितना मैं अभी इस वक्त सर्कल करने लगा हूँ, ये सारा जो एरिया है ये एशिया का एरिया है। इधर ये जो एरिया है ये यूरोप का एरिया है, और नीचे ये जो एरिया है ये सारा अफ्रीका का एरिया है, ठीक है। और ये चूंकि रोड के थ्रू, खुश्की के रास्ते के थ्रू एशिया, यूरोप और अफ्रीका, ये तीनों कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, वेल कनेक्टेड हैं। तो इसलिए इसको एक बेल्ट कहा गया है कि ये एक बेल्ट है। तो अगर एक बेल्ट है तो फिर इसका एक रोड भी होना चाहिए, वन बेल्ट वन रोड, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये था। फिर उसके बाद इसमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का नाम इसको इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें मैरी टाइम जो रूट्स हैं वो भी शामिल कर दिए गए। ये मैरी टाइम सिल्क रोड यानी कि जो समंदर के अंदर एक लाइन बनानी है कनेक्टिविटी की, जो ये देखें चाइना से सीधी जा रही है न्यूजीलैंड की तरफ, ये न्यूजीलैंड है, ठीक है। तो ये सारे जो मैरी टाइम वाला भी इसको ऐड कर दिया गया, तो फिर इसलिए इसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का नाम दे दिया गया। बहरहाल आगे हम मज़ीद डिटेल की तरफ जा रहे हैं। तो इसका ये सारा आउटलाइन है जिस पे हम अभी बात करेंगे। तो पहली बात ये है कि इसका इंट्रोडक्शन ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है चाइना का, ये फॉर्मली 2013 में चाइनीज़ जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग,
उन्होंने ये अनाउंस किया और बाकायदा लॉन्च किया। देखिए, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से 1992 से फॉर्मली चाइना आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की इकोनॉमी को एक्सप्लोर करने के लिए और वहाँ पे अपनी स्पेस बनाने के लिए और अपनी एक्सपोर्ट्स भेजने के लिए किस तरह से चाइना ने एक काम शुरू कर दिया था। और फिर कोई तकरीबन 20 साल के बाद फॉर्मली ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को 2013 में अनाउंस कर दिया गया, लॉन्च कर दिया गया। और उसका गोल ये है कि ये जो चाइना की पुरानी एंशियंट, सदियों पुरानी सिल्क सिल्क रोड ट्रेड रूट्स थे, जो पुराने चाइना के को कनेक्ट करते थे बाकी दुनिया से, पुराने रास्तों पे ट्रेड होती थी, उसको रिवाइव करना है, उसको नए मॉडर्नाइज वे में। पहले तो लोग पैदल जाते थे, घोड़ों पे खच्चरों पे जाते थे, पहाड़ों के अंदर से और मैदानी इलाकों के अंदर से। लेकिन अब क्या है, अब उसको एक प्रॉपर वे में उसको रिवाइव करना है चाइना ने। और दूसरा फिर ये है कि ग्लोबल ट्रेड जो है उसको इन्हेंस करना है। और तीसरा इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है नेशंस के दरमियान में, उसको इन्हेंस करना है। तो इसका स्कोप जो है वो तकरीबन 140 कंट्रीज जो हैं एशिया के, अफ्रीका और यूरोप और लैटिन अमेरिका के। मतलब ये है कि 4 कॉन्टिनेंट तकरीबन इसमें साथ अटैच हो जाएंगे, और ऑस्ट्रेलिया भी किसी हद तक इसमें शामिल है। तो एशिया, अफ्रीका और यूरोप, ये तीन तो रोड के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन लैटिन अमेरिका जो है इसको मैरीटाइम सिल्क रूट के तहत इसको कनेक्ट किया जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया को भी मैरीटाइम सिल्क रूट के तहत ही कनेक्ट किया जाएगा। तो दुनिया के समझ लें कि 3/4 कंट्रीज, 140 कंट्रीज जो हैं, उनको इस पूरे प्रोजेक्ट के थ्रू कनेक्ट करने का और आपस में ट्रेड करने का जो प्रोजेक्ट है, ये वो प्रोजेक्ट है। मतलब ये दुनिया में इतना बड़ा कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट इससे पहले कभी बनाया ही नहीं गया। और ये चाइना की सरपरस्ती में बन रहा है। तो जाहिर है कि चाइना एक सुपर पावर बनने की तरफ जा रहा है, चाइना दुनिया की ट्रेड को कंट्रोल करने की तरफ जा रहा है, चाइना दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करने की तरफ जा रहा है। तो जब चाइना इस तरह से तकरीबन 140 कंट्रीज की इकोनॉमीज के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी के ऊपर ही तो पॉलिटिक्स बेस करती है। तो पॉलिटिक्स फिर सारी की सारी दुनिया की तकरीबन चाइना के कंट्रोल में आ जाएगी, जिससे कि अमेरिका को बहुत ज़्यादा खतरा है। और अमेरिका इस जो प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट, इस प्रोजेक्ट के कह लें कि खिलाफ जो है वो बहुत कुछ कर रहा है और करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जाहिर है कि हर मुल्क जो है उसको अपना मुफाद अजीज़ है। अभी ये प्रोजेक्ट समझ लें कि बहुत ही इब्तदाई स्टेज में है। और पाकिस्तान का जो सीपेक है वो इसका एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। फ्लैगशिप प्रोजेक्ट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये वो प्रोजेक्ट है कि जो जिसमें कि जो पहला प्रोजेक्ट है इसका, इस तरह का ये पहला प्रोजेक्ट है। और जो कनेक्ट करेगा, और ये सारा फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, 140 कंट्रीज तक जाएगा। तो ये बेसिक इसका इंट्रोडक्शन है। अब अगर हम देखें तो इसके की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके बड़े बड़े मकासद क्या हैं, तो उनमें सबसे पहले तो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी। रोड्स और सी पोर्ट्स और रेलवेज, ये सब जो है वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। और जाहिर है जब कनेक्ट हो जाएंगे तो फिर एक पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा, और किसी कहीं पे भी डिले नहीं होगा। किसी ने कोई इंपोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट करनी है, और उसको पूरे मतलब एक फैसिलिटीज अवेलेबल होगी, और किसी भी तरह से कोई हर्डल बीच में नहीं आएगी कि बीच में, क्योंकि सिस्टम एक बन जाएगा ना। तो कि जी यहाँ पे अब किसी बंदे ने इंपोर्ट की इजाज़त लेनी है, एक्सपोर्ट की इजाज़त लेनी है, ठीक है। किसी ने, किसी कंपनी ने अगर कोई नया प्रोजेक्ट कहीं पे स्टार्ट करना है,
मतलब ये है कि उसके लिए फिर लंबे चौड़े पेपर वर्क और वो जो नई चीज़ें कुछ करनी होती हैं लोगों ने, तो उसके लिए सालों साल तो परमिशंस लेने और पेपर वर्क में लग जाते हैं। तो जब एक पूरा सिस्टम बन जाएगा तो फिर सारी चीज़ें ये खुद ब खुद पहले से फिक्स होंगी कि किसने क्या करना है। तो इसलिए आप समझ लें कि महीनों का काम दिनों में होना शुरू हो जाएगा, और एक डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, और हर नए आने वाले डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना बनाया मिलेगा। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो जाएगी, दुनिया की जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनकी ट्रेड, उनकी एक दूसरे के साथ इन्वेस्टमेंट, और ये सारी जो है ना फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाएंगी। फिर उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स में कल्चरल एक्सचेंज है कि लोग आपस में कनेक्ट होंगे, पीपल टू पीपल कनेक्शंस होंगे, और नेशन टू नेशन कनेक्ट होंगे, एक दूसरे के कल्चर को जानेंगे, एक दूसरे के कल्चर से अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करेंगे। तो इस तरह से कल्चरल एक्सचेंज भी इसमें होगा। फिर ग्लोबल इन्फ्लुएंस है। अब जाहिर है चाइना इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहा है, हर नेशन के पास लेके जा रहा है, जो जो भी इन्वॉल्व नेशन है उनके साथ प्रोजेक्ट कर रहा है, कनेक्टिविटी डेवलप कर रहा है। तो जाहिर है कि चाइना का एक ग्लोबल इन्फ्लुएंस जो है वो इस हवाले से बढ़ेगा। नेक्स्ट है जी कि ये जो बेल्ट और रोड का नाम जो लिखा गया है ये इसमें इसकी क्या रीज़न है। अच्छा, तो इसकी रीजंस में ज़रा देखिए कि सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, तो बेल्ट का वर्ड यहाँ से लिया गया। सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एशिया, यूरोप और अफ्रीका, ये एक बेल्ट बनती है खुश्की की। ठीक है, तो ये एक बेल्ट जो है, ये सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट हमें बना के देगी। और इसलिए बेल्ट का वर्ड जो है वो यहाँ से ले लिया गया, जिसमें कि लैंड बेस्ड रूट होंगे जो कि चाइना को यूरोप और सेंट्रल एशिया और बाकी साउथ एशिया और बाकी सारे कंट्रीज के साथ मिलाएंगे। तो ये बेल्ट है, बेल्ट का रोड यहाँ से आया। और रोड जो है वो मैरीटाइम सिल्क रोड, ये कंप्लीट वर्ड है, उसमें से रोड का वर्ड आया। तो ये जो सी रूट्स हैं जो लिंक करेंगे चाइना को साउथ ईस्ट एशिया के साथ, साउथ एशिया के साथ, अफ्रीका और यूरोप के साथ, इसमें रोड का नाम लिखा गया है। अब रोड हालांकि फिजिकल चीज़ होती है, लेकिन वो मैरी टाइम सिल्क रोड उन्होंने बेसिक आइडिया बनाया और उसमें से रोड का वर्ड लिया। तो इस तरह से ये दोनों चीज़ों को मिला के बन गया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI। अब इसके मेजर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनमें एक तो सी पैक है, जैसे पाकिस्तान का चाइना के साथ ये बन रहा है। इसमें एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट जो है वो $62 बिलियन की, US डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, जिसमें के रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, और उसके बाद पोर्ट डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसा कि ग्वादर पोर्ट को डेवलप किया जा रहा है नए सिरे से, इसी तरह से बाकी भी कराची पोर्ट भी इसी तरह से डेवलप होगा। आगे है जी ईस्ट अफ्रीकन रेलवे प्रोजेक्ट। ईस्ट अफ्रीकन रेलवे प्रोजेक्ट जो है ये कीनिया का जो मोम्बासा सिटी है वहाँ से नैरोबी की तरफ जाएगा। ये ईस्ट अफ्रीका में कंट्री है कीनिया, तो वहाँ से नैरोबी की तरफ ये जाएगा। पोर्ट मेम्बोसा पोर्ट है, बेसिकली मोम्बासा जो है ना वो पोर्ट है, पोर्ट सिटी है कीनिया का, और नैरोबी की भी कीनिया ही का कैपिटल है। उसके साथ उसको कनेक्ट करेगा। और फिर ये एक्सटेंशन के प्लान ये हैं कि ये आगे पूरे ईस्ट अफ्रीका को, पूरे ईस्ट अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं उन सबको कनेक्ट करेगा। अफ्रीका की ज्योग्राफी जानने के लिए आप हमारा जो लेक्चर है जिसमें अफ्रीका के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बताया गया है, आप उसको भी सुन सकते हैं। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आगे जी पीरियस पोर्ट इन ग्रीस,
तो ये चाइना के जो मेजर इन्वेस्टमेंट है वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, जो यूरोप का गेटवे बनेगा वो ग्रीस के अंदर, यूनान के अंदर बनेगा, जो कि चाइना के लिए यूरोप का एक गेटवे साबित होगा। और उसके लिए बहुत लंबी चौड़ी जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइना कर रहा है। इसके अलावा भी और प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो शुरू वाले हैं। फिर उसके बाद ग्लोबल रीच एंड द BRI। जो ग्लोबल रीच है वो उसका और BRI का आपस में क्या ताल्लुक है, ये ज़रा देखें। पहले भी जो मैंने मैप शो किया उसमें भी आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, किस तरह से इसमें तीनों जो कॉन्टिनेंट्स हैं, अफ्रीका, यूरोप और एशिया, ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। अब इसमें पार्टिसिपेशन आपको जैसे बताया कि 140 कंट्रीज़ की है, और वो 140 कंट्रीज़ दुनिया की पॉपुलेशन का 65% बनते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया के एक तो वो 140 कंट्रीज़, यानी कि दुनिया की तकरीबन 65% पॉपुलेशन इसके साथ एसोसिएटेड होगी। और फिर इस प्रोजेक्ट की बेस पे दुनिया का तकरीबन 30% से ज़्यादा जो GDP है वो बनेगा। मतलब दुनिया का 30% GDP इस एक प्रोजेक्ट के ऊपर बेस कर जाएगा। और इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स जो हैं वो BRI के, उसमें अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, यानी कि चाइना 2013 से जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है तब से लेकर अब तक 2024 तक 1 ट्रिलियन US डॉलर इस प्रोजेक्ट पे अभी तक इन्वेस्ट कर चुका है। और अभी तक ये प्रोजेक्ट 10% भी कंप्लीट नहीं हुआ, इतना वो इन्वेस्ट कर चुका है इसके ऊपर। और फिर ट्रेड जो है इसके थ्रू 40% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ, ये एक सोचा गया था और काफ़ी हद तक ये पूरा हो गया है कि 2013 से लेकर 2020 तक, इन 7 सालों में सिर्फ दुनिया की जो ट्रेड है आपस की, वो 40% उसमें ग्रोथ आई है, वो बढ़ गई है। फिर जॉब क्रिएशन, तकरीबन अभी तक जो है वो 3 लाख जॉब पूरी दुनिया में इन प्रोजेक्ट्स के अंदर 3 लाख जॉब्स पैदा हो चुकी हैं जिन पे लोग काम कर रहे हैं। और अगर हम BRI और डेवलपिंग इकोनॉमीज़, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, मतलब जो तरक्की पजीर ममालिक जिन्हें हम कहते हैं, उनका BRI के थ्रू करें के साथ कनेक्शन चेक करें, तो एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि बनाना तरक्की पजीर ममालिक के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए बहुत मुश्किल होता है, वो ये प्रोजेक्ट बना के देगा। तो इसलिए जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनकी एक्सेस हो जाएगी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक। वो रोड्स और रेलवेज़ और एनर्जी के प्रोजेक्ट्स और ये सब चीज़ों की तरफ उनकी एक्सेस हो जाएगी। जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं, चाइना उनको ये प्रोजेक्ट्स लगा के देगा और वो कंट्रीज़ काम करेंगे और वहाँ पे भी जॉब क्रिएशन होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तरक्की के लिए कहीं पे भी चाहिए होता है, वो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं उनको लगा के दिया जाएगा। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ है। इकोनॉमिक ग्रोथ, IMF ने ये कहा है कि BRI जो प्रोजेक्ट है, ये ओवरऑल जो ग्लोबल GDP है, पूरी दुनिया का जो GDP है, उसको 0.1 से 0.2% पर ईयर तक इसका इजाफा हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। जाहिर है दुनिया की इतनी बड़ी ट्रेड तो पहले है, और ये अगर सिर्फ एक प्रोजेक्ट 0.1 से 0.2% पर ईयर बढ़ा दे तो ये बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है। और ये पर ईयर का मतलब ये है कि जो एक दफ़ा तरक्की एक साल में हो गई, फिर उसके ऊपर मज़ीद तरक्की अगले साल होगी, फिर मज़ीद तरक्की अगले साल होगी। तो इसका मतलब है कि ईयर बाय ईयर ये प्रोजेक्ट दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा GDP देता जाएगा। उसके बाद डेट कंसर्न्स हैं, ये अलबत्ता एक नेगेटिव चीज़ है
कि ये जितने भी प्रोजेक्ट्स चाइना लगा रहा है, ये सारे जो मेंबर कंट्रीज हैं, जो पार्टनर कंट्रीज हैं, उनके साथ मिल के लगा रहा है। लेकिन ये चाइना एड की फॉर्म में नहीं लगा रहा, ये उनके लोन की फॉर्म में और डेट की फॉर्म में लगा रहा है। ठीक है। और वो कंट्रीज एक डेट ट्रैप में आते जाएंगे, जैसा कि श्रीलंका और पाकिस्तान, ये दोनों चाइना के इस डेट ट्रैप में किसी हद तक आ चुके हैं। ठीक है, श्रीलंका तो ज़्यादा, पाकिस्तान भी तकरीबन। और ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी क्या है कि फिर चाइना की मर्जी के बगैर इन कंट्रीज़ में जो डिप्लोमेसी है और बड़े बड़े काम हैं वो नहीं हो सकेंगे। या दूसरे लफ्ज़ों में, ये लोग, ये जो कंट्रीज़ हैं, काफ़ी हद तक अमेरिकन इन्फ्लुएंस से निकल के ये चाइना के इन्फ्लुएंस में चले जाएंगे। और डेट कंसर्न्स यही हैं कि इनका, इन मुल्कों ने जो कि पैसे देने होंगे, आगे से आगे जितने भी प्रोजेक्ट लगेंगे, इन मुल्कों ने जो कि चाइना के पैसे देने होंगे, तो इसलिए दुनिया के बड़े बड़े डिसीजंस जो हैं वो चाइना के इन्फ्लुएंस में हो रहे होंगे, जैसे आजकल अमेरिका के इन्फ्लुएंस में होते हैं। एनवायरमेंटल एंड सोशल कंसर्न्स, तो एनवायरमेंटल एंड सोशल कंसर्न्स में सबसे पहले तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है कि इकोसिस्टम को, बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स जो हैं, जहाँ जहाँ से ये रोड गुजरेगी, जहाँ जहाँ ये प्रोजेक्ट गुजरेंगे, जाहिर है वहाँ पे नए स्ट्रक्चर्स बनेंगे, नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे। तो वहाँ पे अगर पहाड़ हैं तो वो डिस्टर्ब होंगे, वो अफेक्ट होंगे। अगर अगर कोई पोर्ट्स हैं तो वो डिस्टर्ब होंगे, अगर मैदानी इलाकों की फसलें हैं तो वो डिस्टर्ब होंगी, अगर मिनरल्स हैं तो वो डिस्टर्ब होंगे, अगर फॉरेस्ट हैं तो वो डिस्टर्ब होंगे, अगर कोई कैनाल्स और रिवर्स हैं तो वो डिस्टर्ब होंगे। मतलब ये है कि इसमें जो एक नेचुरल बायोडाइवर्सिटी डाइवर्सिटी है, उसमें डिस्टरबेंस आएगी और ये इकोसिस्टम के लिए एक थ्रेट है। सोशल इम्पैक्ट ये है कि बहुत सारी जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, उनकी डिस्प्लेसमेंट होगी। हो सकता है उन्हें अपने एरियाज़ को छोड़ के दूसरे एरियाज़ में जाके माइग्रेट करना पड़े। ठीक है। और फिर इस तरह से चाइना के ऊपर रिलायंस, चाइना के ऊपर डिपेंडेंस दुनिया की बढ़ती चली जाएगी। और सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स, हाँ, लेकिन इसमें सस्टेनेबिलिटी एफर्ट ये है कि अब इसको 2020 से ऑनवर्ड्स इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, और कोशिश की जा रही है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं जो कम से कम क्लाइमेट को अफेक्ट करें, कम से कम इकोसिस्टम को अफेक्ट करें, और वो ग्रीन ग्रीन प्रोजेक्ट्स हों। यानी कि वो पोल्यूशन कॉज ना करें, वो ग्लोबल वार्मिंग कॉज ना करें, वो उनकी वजह से क्लाइमेट चेंज ना आए, ताकि दुनिया का ओवरऑल इकोसिस्टम डिस्टर्ब ना हो। फिर उसके बाद एक केस स्टडी जो कि सी पैक की शक्ल में, पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसकी शक्ल में ये केस स्टडी आपके सामने है, जो इसके एक पायलट प्रोजेक्ट है इसका। इसमें की प्रोजेक्ट्स क्या हैं? ग्वादर पोर्ट को जो है वो इम्प्रूव करना है, और किया जा रहा है, और काफ़ी हद तक किया जा चुका है। 2015 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया था। फिर एनर्जी के प्लांट्स हैं, फिर उसके बाद हाईवेज हैं, फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, ये सारे इसमें शामिल हैं। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि चाइना की अरेबियन सी तक एक्सेस हो जाएगी, और पाकिस्तान के जीडीपी में 2 to 2.5% इजाफा एस्टिमेटेड है। और ये बहुत बड़ा इजाफा है, बहुत बड़ा इजाफा है। अगर सिर्फ इस एक प्रोजेक्ट की वजह से पाकिस्तान की ये इकोनॉमी में हो जाए, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारी इंटरनल पॉलिसीज इस तरह की नहीं है कि हम सही फ़ायदा उठा सके, अभी तक तो ऐसे ही। फिर कंसर्न्स इसमें क्या हैं सी पैक में? कि डेट हमारा बढ़ रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, एनवायरनमेंट के ऊपर एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट बढ़ रहा है, और कम्युनिटीज़ अफेक्ट हो रही हैं, स्पेशली बलूचिस्तान के एरिया में, केपी के एरिया में। ज़ाहिर है कम्युनिटीज़ और सोशल इश्यूज पैदा हो रहे हैं, जो कि अच्छा, सी पैक के हमारे हवाले से हम बहुत डिटेल लेक्चर इसके बाद में प्लान कर रहे हैं। और चैलेंजेस फेसिंग द बीआरआई, बीआरआई के लिए चैलेंजेस क्या क्या हैं?
उसमें देखें जी, सबसे पहले है डेट सस्टेनेबिलिटी। चूंकि बीआरआई जो सारा प्रोजेक्ट है ये लोन्स के ऊपर है, और जाहिर है लोन जिन कंट्रीज को चाइना जाके देगा उनसे फिर उन्होंने रीपेमेंट भी करनी है। उन्होंने जब रीपेमेंट करनी है तो फिर जाहिर है उनके इकोनॉमी के ऊपर बोझ तो आएगा ना। तो इसलिए फिर ये एक इस प्रोजेक्ट के ऊपर ये एक समझ लें कि एक बर्डन है कि लोन किस तरह से रिटर्न होते हैं, सही तरह से रिटर्न होते हैं नहीं होते हैं, ये एक प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं कि यूएस, चाइना और यूरोपियन यूनियन, ये चाइना का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है ना, चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है, इसकी वजह से यूएस भी, इंडिया भी और यूरोपियन यूनियन भी ये परेशान है। और ये फिर अपनी तरफ से जितना हो सकता है इसमें रोड़े अटकाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी इस प्रोजेक्ट के लिए, बीआरआई के लिए एक टेंशन वाली बात है कि इतनी बड़ी बड़ी पावर्स जो हैं दुनिया की वो इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट हैं, और इसमें कोई ना कोई मसला पैदा करने की कोशिश करते ही रहते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो कोविड 19 का इम्पैक्ट आ गया यकदम। तो कोविड 19 आया तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिले हो गए, और अब मज़ीद डिले हो रहे हैं, और उसकी री इवेल्युएशन करनी पड़ी, इन्वेस्टमेंट को दोबारा देखना पड़ा, सारे जो पैसे लग गए थे उनमें से कुछ ज़ाय भी हो गए। इस तरह करके ये एक प्रॉब्लम इसमें आ गया। इसके बाद अगर हम देखें तो फ्यूचर के बारे में हमें देखना है कि फ्यूचर ऑफ द बीआरआई क्या है। उसमें एक्सपेंशन प्लान्स हैं जो कि लैटिन अमेरिका तक और आर्कटिक रूट्स तक जाएंगे, और आर्कटिक ओशन के थ्रू रूट्स बनेंगे, और फिर उसके बाद लैटिन अमेरिका तक जाएंगे मैरीटाइम रूट्स। फिर उसके बाद डिजिटल सिल्क रोड बनेगा। डिजिटल सिल्क रोड का मतलब ये कि प्रॉपर रूट नहीं है, ये सिर्फ एक कनेक्टिविटी का, जो ऑनलाइन कनेक्टिविटी का नेटवर्क है, जो कि 5G और फाइबर ऑप्टिक केबल्स को यूज़ करते हुए बनेगा। फिर शिफ्ट टू ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स है, फिर सारी कोशिश होगी कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाया जाए। इसमें फ्यूचर में ज़्यादा फोकस जो है वो ऐसे एनर्जी के प्रोजेक्ट्स पे रहेगा जो रिन्यूएबल है, जो फॉसल फ्यूल के ऊपर बेस नहीं करती। और फॉसल फ्यूल के ऊपर बेस नहीं करती तो इसका मतलब है एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। और कंक्लूजन इस सारी बात का ये है कि बीआरआई एक दुनिया को, पूरी दुनिया को चेंज करने वाला प्रोजेक्ट है। ये तो बुनियादी तौर पर कुछ चेंजेस हैं जो आपको बताई गई हैं, लेकिन इसके अलावा ये एक बहुत बड़ी दुनिया में तब्दीली लाएगा। और ये इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये दुनिया को एक बिल्कुल नए रुख की तरफ ले जाएगा, और जाहिर है दुनिया की पूरी जियोपॉलिटिक्स और हर तरह की पॉलिटिक्स चेंज हो जाएगी। लेकिन ये कंट्रोवर्शियल भी है। कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि अमेरिका की जो सुपर पावर वाली अथॉरिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, और दुनिया में अब इस वक्त कंट्रोवर्सीज इसीलिए हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से कि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, और अमेरिका ये कभी भी नहीं चाहता। इसलिए इंडो जो है ना, इंडो पैसिफिक ओशन, उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स जो है ना वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका इस प्रोजेक्ट के हवाले से, और इस तरह के बड़े प्रॉब्लम्स हैं। बहरहाल वो हम आगे चल के बात करेंगे। और अभी दुनिया में जो कि ये प्रोजेक्ट अभी पूरी तरह शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन फॉर्मली शुरू हो तो गया है, बट क्या है कि इसके ऊपर अभी उतना काम हुआ नहीं है। इसलिए अभी बहुत सारे ग्रे एरियाज हैं। लोग इस पे बेनिफिट्स पे बात कर रहे हैं, इसके प्रॉब्लम्स पे बात कर रहे हैं, इसके आगे फ्यूचर पे बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ लोग पॉजिटिव बात कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव बात कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये होना है, और दुनिया का ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो दुनिया को चेंज कर देगा। देखिए, ये जो अमेरिका का इन्फ्लुएंस है ना दुनिया में, अमेरिका का इन्फ्लुएंस इस वजह से दुनिया में, मैं एक बात आपको बताता हूँ। दुनिया में अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है वो इस वजह से है कि अमेरिका दुनिया का बहुत बड़ा ऑयल, पेट्रोलियम मसनूआत का एक्सपोर्टर है।
ठीक है। और अमेरिका जब दुनिया को ऑयल एक्सपोर्ट करता है तो वो डॉलर में पेमेंट लेता है। और उसने अपने साथ जो ओपेक वाली पूरी तंजीम है उसको भी ये बाउंड किया हुआ है एक मुआहदे के तहत कि जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, स्पेशली अरब के अंदर, मिडल ईस्ट में, और भी कुछ अफ्रीका में भी, और उधर अमेरिका खुद तो है ही है, ये सारे कंट्रीज डॉलर में ऑयल बेचेंगे। यानी कि अगर किसी पाकिस्तान ने अगर ऑयल खरीदना है, पेट्रोल पेट्रोल खरीदना है, तो पाकिस्तान पहले डॉलर खरीदेगा, फिर डॉलर में सऊदी अरेबिया को पेमेंट करेगा, तो जाके हम पेट्रोल खरीद सकते हैं। तो ये जो डॉलर के ऊपर दुनिया की डिपेंडेंस है ना, वो इसी वजह से है कि दुनिया को ऑयल की ज़रूरत है, पेट्रोलियम की ज़रूरत है, फॉसल फ्यूल की ज़रूरत है। अब अगर इस BRI प्रोजेक्ट के तहत दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पैदा होने शुरू हो गए, तो क्या फायदा होगा? एक तो दुनिया की अमेरिका और डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस कम होगी, जिसकी वजह से अमेरिका पॉलिटिकली डाउन जाएगा। और दूसरा ये होगा कि दुनिया में जो बहुत बड़ा फायदा है कि दुनिया में क्लाइमेट चेंज के वो वाले बुरे असरात जो अब इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं, वो आगे चल के नहीं होंगे, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स होंगे। ठीक है, या मैक्सिमम उनमें से होंगे। तो फॉसल फ्यूल का यूज कम होगा। तो इस तरह से अगर दुनिया की इस जरूरत को चाइना अच्छे तरीके से पूरा करता है, और दुनिया इस बात को समझती है कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू हमें एक फायदा ये भी मिल सकता है कि हम फॉसल फ्यूल के ऊपर अपना डिपेंडेंस कम कर सकें, तो दुनिया इस बात को बड़ा पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगी, और ये प्रोजेक्ट दुनिया का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा, और शायद अगली सदियों में भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट ना बन पाए। तो इसलिए ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अब डिपेंड ये करता है कि ओवरऑल चाइना इस हवाले से कितना पॉजिटिव होता है और कितना ईमानदारी से काम करता है। और दूसरी बात कि हर कंट्री अपनी इंटरनल नीड्स को देखते हुए चाइना के साथ किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स करता है और किस तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस रखता है, ताकि उसकी अपनी इंटरनल इकोनॉमी भी अच्छे तरीके से ग्रो करे। तो इसके साथ ही ये लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। आगे CPEC के लेक्चर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।